Welcome back to my video lecture. So, in this lecture, we will discuss about the SDS page electrophoresis. Okay, SDS page, full form of page is polyacrylamide gel electrophoresis. SDS is sodium dodecyl sulfate. हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था. ओके, ब्रीफ मैंने दिया था इंट्रोडक्शन अबाउट एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाई वी आर यूजिंग एसडीएस. ओके, सो इफ यू हैवंट चेक्ड आउट दैट वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो बिफोर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि उसमें हमने ये सारा क्लियर किया था कि पर्पज क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग द एसडीएस ड्यूरिंग द पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. एंड हम जो पेज है पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रोटीन के केस में ही क्यों ज़्यादातर यूज करते हैं, व्हाई वी आर नॉट using the agarose gel. Okay, so ये सारे डाउट्स हमने क्लियर किए थे लास्ट वीडियो में. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. एंड हियर इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ दिस एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जेल यूज करते हैं, ठीक है, जो बफर यूज किया जाता है वो कौन सा बफर यहाँ पे यूज करते हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो रन की जाती है. तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. स्टे ट्यून्ड विद मी. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एसडीएस पेज में सबसे पहले हमें पता है हमने क्या करना है. ये यूज किया जाता है प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए. ठीक है, तो प्रोटीन्स का हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है मान लो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन हमारे सैंपल में है, तो हमें प्रोटीन्स को जो है वो सेपरेट करना है बाय यूजिंग दिस एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, ठीक है, हमारे पास प्रोटीन का मिक्सचर जो है वो सैंपल आ गया. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम उसको एसडीएस से ट्रीट करवाते हैं. ठीक है, एसडीएस जो है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट होता है, इससे ट्रीट करवाते हैं हम प्रोटीन के मिक्सचर को. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. और एसडीएस क्या करता है ये सारा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, फिर भी हम ब्रीफली जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमने प्रोटीन का मिक्सचर लिया, उसको एसडीएस से ट्रीट कराया. अब एसडीएस से जब हम ट्रीट करवाते हैं अपने प्रोटीन को, तो सबसे पहला काम एसडीएस का होता है ये डीनेचर करता है प्रोटीन को. ठीक है, डीनेचर कर देता है प्रोटीन को. सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट काम है वो है कि ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेगेटिव चार्ज डीनेचर करता है प्रोटीन का. मान लो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन है, ठीक है, हमारे पास फोल्डेड फॉर्म में प्रोटीन है, तो फोल्डेड फॉर्म में जो प्रोटीन है ना उसको डीनेचर करेगा. डीनेचर करके क्या करता है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा और उसको एक एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में लेके आएगा. अगर कोई मल्टीमेरिक प्रोटीन भी है, मान लो एक से ज़्यादा सब यूनिट जो है आपस में अटैच हुए हैं, उनको भी क्या करेगा, सब यूनिट को ब्रेक डाउन करेगा सिंगल यूनिट्स में और एक्सटेंडेड शेप में जो है उनको कन्वर्ट करेगा. तो ये क्या है, डीनेचर कर रहा है प्रोटीन्स को. सेकंड ये क्या करता है कि ये जो प्रोटीन है हमारे एक्सटेंडेड फॉर्म में, इनको ये नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड कर रहा है. क्या चार्ज आ जाएगा हमारे प्रोटीन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज. सिग्निफिकेंस क्या है ऐसा करने का, तो सिग्निफिकेंस ये है जब भी हम प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है हमारे पास, जो प्रोटीन है ना वो कैसे भी शेप के हो सकते हैं, शेप भी अलग अलग हो सकती है, मिक्सचर है क्योंकि, और चार्ज जो होता है ओरिजिनल चार्ज जो प्रोटीन्स के ऊपर है वो भी डिफरेंट हो सकता है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले चार्ज को नेगेटिव कर दिया बाय यूजिंग एसडीएस, क्योंकि एसडीएस जब ट्रीट करते हैं तो सारे प्रोटीन पे सिमिलर चार्ज है नेगेटिव, तो चार्ज के बेस पे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते. अब शेप हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जब शेप होता है ना फैक्टर, ये भी अफेक्ट करता है मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को. ठीक है, तो शेप भी हम सेम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंडेड शेप में लेके आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई फोल्डेड शेप में है, ठीक है, तो फोल्डेड शेप में रहेगा तो वो जल्दी फास्ट मूव करेगा. ठीक है, तो वो फैक्टर भी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया. तो अब जो प्रोटीन अगर हमारे सेपरेट होंगे तो वो किस बेस पे सेपरेट होंगे, तो जो एसडीएस जो हमारी पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये इसका प्रिंसिपल है. तो किसके बेस पे ये सेपरेट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. तो अब जो क्राइटेरिया होगा प्रोटीन मिक्सचर को सेपरेट करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, चेन लेंथ के ऊपर. मींस शॉर्ट चेन लेंथ है, कम उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, जल्दी मूव करेगा. जितना जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, बड़ा होगा मॉलिक्यूल, उतना ही वो स्लोली मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इसका प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल हमने अंडरस्टैंड कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और यहाँ पे स्टेप जो है डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीन मिक्सचर को एसडीएस के साथ ट्रीट किया, तो एसडीएस के साथ ट्रीट करने में नेगेटिव चार्ज आ गया
और वो सारे सिमिलर शेप में आ गए, एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में आ गए। कोई फोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है प्रोटीन का, अब सारे क्या है, एक एक्सटेंडेड शेप में है। तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली अब वो सेपरेट होंगे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाएंगे। तो ये तो हो गया कि प्रोटीन मिक्सचर को हमने सबसे पहले एसडीएस से ट्रीट कर दिया। अब क्या होता है, हम दूसरी बात कर लेते हैं हम जेल की, ठीक है। तो इस तरह से मान लो ये हमारा जेल है, ठीक है, ये हमारा जेल है, ओके। यहाँ पे हमारे जो है वेल्स बने होते हैं जहाँ पे हम प्रोटीन के सैंपल को लोड करते हैं और हमारा जो है वो मूव करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के में वो मूव करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ऑब्वियसली जब नेगेटिव चार्ज आ गया एसडीएस की वजह से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है कि जेल हमने बोला था कि हम एक्रिलामाइड जेल जो है, एक्रिलामाइड या पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो यूज करते हैं, एक्रिलामाइड जेल। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है कि एक्रिलामाइड जेल किस तरह से बनता है, पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जेल भी होता तो एक्रिलामाइड जेल ही है, पर यहाँ पे हम इसको दो रीजन्स हैं, मतलब जेल तो एक है, एक्रिलामाइड जेल ही है, बट इसमें भी हम दो तरह की नेमिंग करते हैं। जेल को दो रीजन में डिवाइड कर देते हैं। एक आता है यहाँ पे स्टैकिंग जेल, स्टैकिंग जेल, स्टैकिंग जेल, और एक आता है हमारा रिजॉल्विंग जेल, रिजॉल्विंग जेल, ठीक है। ये है, अब इसका हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि स्टैकिंग जेल क्यों बोल रहे हैं और रिजॉल्विंग जेल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या है दो जेल यूज करने का, जेल तो एक्रिलामाइड ही है, बट इनमें डिफरेंस क्या है फिर, व्हाट इज स्टैकिंग जेल, व्हाट इज रिजॉल्विंग जेल, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल में डिफरेंस क्या है। और साथ में यहाँ पे हमें पता है बफर जो है वो अप्लाई किया जाता है, बफर होता है यहाँ पे, ठीक है, बफर। और बफर जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है बफर का रोल क्या होता है। बट यहाँ पे जो बफर यूज किया जाता है वो किया जाता है ग्लाइसिन क्लोराइड बफर, ग्लाइसिन क्लोराइड बफर, ओके। सो आते हैं स्टैकिंग और रिजॉल्विंग जेल के ऊपर, ओके। स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल, स्टैकिंग जेल, सेकंड हम बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग जेल की, ठीक है। तो सबसे पहले में डिफरेंस देखेंगे कि क्या फर्क है, स्टैकिंग जेल क्या डिफरेंस है इसमें और रिजॉल्विंग जेल में क्या डिफरेंस है। तो स्टैकिंग जेल की बात करें, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट है ये, ठीक है। स्टैकिंग जेल जो हमारा होता है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5% एक्रिलामाइड, ठीक है, 5% एक्रिलामाइड, और यहाँ पे 12% एक्रिलामाइड, ओके। साथ में पीएच डिफरेंस है, पीएच इज 6.8 और इसकी पीएच है हमारी 8.8। ये डिफरेंस भी हम देखेंगे कि क्यों कर रहे हैं हम, कि ठीक है इसका पर्पज क्या है, डिफरेंट हम जो कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं एक्रिलामाइड की। स्टैकिंग जेल का नाम है, स्टैकिंग जेल में क्या डिफरेंस है रिजॉल्विंग जेल से, वो है एक तो जो एक्रिलामाइड है ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, इसमें 12% है, इसमें 5% है। साथ में पीएच डिफरेंस है, इसकी पीएच 6.8 है और इसकी पीएच क्या है 8.8। पीएच का हमें समझ आ जाएगा जब मैं प्रोसीजर जो है अंडरस्टैंड करेंगे, तो पीएच का हमें समझ आएगा कि हम क्यों डिफरेंट पीएच यूज करें। बट फिलहाल हम एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन की अगर बात करें, कंसंट्रेशन की भी हमने जो है डिस्कस किया था कि जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं जेल की तो क्या इफेक्ट रहता है। तो जेल में क्या इफेक्ट है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा जेल, मान लो इसकी कंसंट्रेशन 12% है, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसका जो पोर साइज है ना, जो इसका पोर साइज आएगा, पोर साइज वो स्मॉल होगा, ठीक है, ये स्मॉल बनेगा। जो यहाँ पे रिजॉल्विंग जेल की बात कर रहे हैं ना, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे 12% है, तो इसके जो पोर्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और इसकी पीएच क्या है 8.8, ठीक है। अब मान लो 5% एक्रिलामाइड की बात करें तो इसके पोर साइज बड़े होंगे एज कंपेयर टू दिस, और इसकी पीएच है 6.8। ये फर्क है फिलहाल हमारे स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल में। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है
पोर साइज क्या बनेंगे, स्मॉल बनेंगे। तो जितने स्मॉल पोर साइज बनेंगे उतना इजीली जो प्रोटीन्स होंगे ना उनको हम बिल्कुल माइनर डिफरेंस भी होगा तब भी सेपरेट कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग जेल का मेन पर्पस क्या है, सेपरेशन जो होगा अच्छे से प्रोटीन का वो कहाँ पे होगा, रिजॉल्विंग जेल में, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, पोर साइज स्मॉल बनेगा। स्मॉलर अगर साइज के प्रोटीन भी होंगे, माइनर डिफरेंस भी होगा प्रोटीन में, उनको भी ये सेपरेट कर सकता है रिजॉल्विंग जेल। अब स्टेकिंग जेल, फिर हम ये सोच सकते हैं कि वाई वी आर यूजिंग दिस स्टेकिंग जेल, ठीक है। तो हम रिजॉल्विंग जेल में ही जो है अपने प्रोटीन्स को लोड कर लेते, ठीक है। तो हम क्यों ले रहे हैं स्टेकिंग जेल, तो इसका सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे है कि हम स्टेकिंग जेल क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग स्टेकिंग जेल। तो इसका अगर हम पर्पस देखें स्टेकिंग जेल का, तो इसका मेन पर्पस होता है स्टेकिंग जेल का to concentrate all the proteins, to concentrate all proteins all different type of protein into a horizontal zone, समझते हैं इसको कि क्या है स्टेकिंग जेल। बोलता कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, हाँ, क्यों हमने रिजॉल्विंग जेल में डायरेक्ट सैंपल को लोड क्यों नहीं किया, वाई वी आर यूजिंग स्टेकिंग जेल। तो हम बोल रहे हैं कि स्टेकिंग जेल का काम क्या है, ये कंसंट्रेट करता है डिफरेंट प्रोटीन्स को एक हॉरिजॉन्टल जोन में, ठीक है। मान लो कि हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से प्रोटीन्स हैं हमारे, हमने लोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोटीन्स को लोड कर दिया, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जब ये रिजॉल्विंग जेल में, हमने बोला अच्छे से सेपरेशन कहाँ पे होगी, रिजॉल्विंग जेल में। तो रिजॉल्विंग जेल में जब ये एंटर करेंगे तो इसका मेन काम है कि वो इनको इस एक लाइन में जो है सबको इकट्ठा हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है वो कंसंट्रेट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम रेस की बात करते हैं, ठीक है, एथलीट्स होते हैं, रेस की बात करते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल अपने हिसाब से मूव करेंगे। जैसे हमने बोला कोई लार्ज प्रोटीन है वो स्लोली मूव करेगा, बट उनको एक लाइन में तो हम जो है वो अरेंज करते हैं सबसे पहले, तभी हम जो है वो ताकि वो एक टाइम पे दौड़ सके, ठीक है। यही यहाँ पे जो है वो फैक्ट है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे प्रोटीन है ना, इनको हम एक हॉरिजॉन्टल जोन बनाते हैं ताकि जब ये रिजॉल्विंग जेल में सेपरेट हों, ठीक है, मूव करेंगे, रन करेंगे, तो ये क्या है इकट्ठा एक टाइम पे एंटर करें। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमारे पीछे रह जाएं, ठीक है। तो एक टाइम पे इनका जो है रिजॉल्विंग जेल में एंटर करना बहुत जरूरी है। तो यही है कि जब एथलीट्स भी जो है रन करते हैं तो उनको एक लाइन में जो है वो स्टैंड किया जाता है ताकि वो एक टाइम पे रन कर सके। तो यही मेन जो है पर्पज है। स्टेकिंग जेल क्या करता है कि जब प्रोटीन हम डिफरेंट सैंपल लोड करेंगे तो यहाँ पे एक जोन में वो उनको अरेंज कर सके कि जब वो एक जोन में यहाँ पे अरेंज होंगे और रिजॉल्विंग जेल में वो सेपरेट होंगे तो एक टाइम पे जो है वो सारे मूव करें, ठीक है। ये हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी फिर से हम देख लेते हैं एक और, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बफर के बारे में, ठीक है। पूरा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब हमने बोला बफर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कि बफर के साथ वो रन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जब हम अप्लाई करेंगे, तो बफर की बात करते हैं। बफर, ठीक है, बफर है यहाँ पे हमने बोला ग्लाइसिन और क्लोराइड बफर है, ग्लाइसिन क्लोराइड का बफर है, ठीक है। अब हम फिलहाल स्टेकिंग जेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि स्टेकिंग जेल है ऊपर, उसके नीचे है रिजॉल्विंग जेल, तो जब सैंपल लोड करेंगे तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे हैं, सबसे पहले स्टेकिंग जेल में ही मूव करेंगे, ठीक है। तो बफर की बात करें तो ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर आता है ग्लाइसिन का, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, आर ग्रुप हाइड्रोजन, सॉरी आर ग्रुप अमीन ग्रुप COOH, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है ना, जो ये हमारा ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइसिन ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। यही मैं बोल रही थी कि हम डिफरेंट पीएच क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जब बफर के मॉलिक्यूल भी साथ में रन कर रहे हैं तो हम ये इस तरह से
अरे जो है पीएच सेट कर दें, ताकि जब हम मूव करवाएं ना सैंपल के साथ, तो ऐसा ना हो कि डिस्टर्ब करें मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो इनकी जो पीएच है ना वो इफेक्ट करती है मॉलिक्यूल को। तो स्टैकिंग जेल की पीएच अगर 6.8 है मतलब लो पीएच है, ठीक है। लो पीएच पे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ना, लो पीएच की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेट चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमने डिस्कस किया है अमीनो एसिड के वीडियो में, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो आल्सो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो हम ये समझ लेंगे जब पीएच लो है, मतलब जब स्टैकिंग जेल की बात कर रहे हैं तो लो पीएच है, तो ग्लाइसिन के ऊपर क्या रहेगा हमारा, ग्लाइसिन की बात करें अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और क्लोराइड आयन रहेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया बफर, ग्लाइसिन क्लोराइड बफर, ठीक है। साथ में आएंगे हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोफोर्सेस रन करवाएं। प्रोटीन के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज इंपार्ट किया है एसडीएस ने। अब मान लो हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है स्टैकिंग जेल में, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, ठीक है। तो किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो सबसे जो अट्रैक्शन होगी नेगेटिव पॉजिटिव की होगी आपस में, और जबकि ग्लाइसिन जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्सन होगी दोनों के बीच। तो सबसे पीछे रह जाएगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो है सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। बीच में रहेंगे हमारे प्रोटीन, और सबसे फ्रंट पे हमारा मूव करेंगे क्लोराइड के आयंस। ऐसा क्यों है, क्लोराइड जो है स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो छोटे मॉलिक्यूल सबसे आगे होंगे, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसके बाद कौन से आएंगे, जो हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल। सबसे पीछे रह जाएगा ग्लाइसिन, क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा स्टैकिंग जेल की पीएच का इफेक्ट, ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्लोराइड आयन सबसे आगे है और प्रोटीन की एक लेयर बन जाएगी बीच में, तो सारे प्रोटीन जो है वो यहाँ पे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो अगर हम स्टैकिंग जेल की यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये मान लो स्टैकिंग जेल है, ठीक है। तो सबसे आगे तो ये है हमारे क्लोराइड आयन, बीच में जो प्रोटीन है ना वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैकिंग जेल में एंटर करने से पहले वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल जोन में हमने उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और सबसे पीछे रह गया हमारा ग्लाइसिन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आती है बारी हमारे रिजॉल्विंग जेल की, ठीक है। अब इसका पर्पस समझते हैं। पीएच का इफेक्ट देख लिया हमने, क्या हो रहा है, प्रोटीन बीच में एक लेयर बना रहे हैं, क्लोराइड सबसे आगे है, ग्लाइसिन। अब हमने क्या है ना, मेन जो सेपरेशन है रिजॉल्विंग जेल में होनी है। अब हम रिजॉल्विंग जेल की जो पीएच है ना उसका इफेक्ट देखेंगे, उसका इस तरह से इफेक्ट रहेगा ताकि जो हमारे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सके, बीच में इंटरप्ट ना करें बफर के आयंस। तो इस तरह से इनकी पीएच होती है। तो अगर मैं पीएच 8 की बात करूं, पीएच 8.8 रिजॉल्विंग जेल की पीएच है। अब ये कैसे इफेक्ट करेगी हमारे जो बफर आयंस हैं और हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इसमें जब पीएच 8.8 का मतलब है हाई पीएच है, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टैकिंग जेल। तो जब हाई पीएच होती है ना, तो ये हमने जो है स्टडी कर रखा है, ग्लाइसिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ग्लाइसिन दोनों चार्ज जो है एक्वायर कर सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। लो पीएच में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाई पीएच होगी तो नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या इफेक्ट रहेगा, अब क्या होगा, क्लोराइड आयंस और ग्लाइसिन ये दोनों भी नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब ये जल्दी मूव करेंगे एज कंपेयर टू प्रोटीन। अब अगर इफेक्ट देखें ना तो क्या होगा, जैसे ही ये जो है हमारे मॉलिक्यूल्स रिजॉल्विंग जेल को फेस करेंगे, पीएच 8.8 आएगा, ग्लाइसिन के ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज होगा। अब क्या होगा, क्लोराइड आयन और ग्लाइसिन ये भी जो है वो सबसे फ्रंट में मूव करेगा, ग्लाइसिन भी अब फ्रंट पे आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। पीछे रह जाएंगे हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो कि सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे आगे चले गए क्लोराइड और ग्लाइसिन और पीछे रह गए हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो अब इसमें क्या हुआ कि प्रोटीन जो है अच्छे से सेपरेट हो सकते हैं, ग्लाइसिन और क्लोराइड जो है वहां पे इंटरफेयर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे आगे मूव कर रहे हैं। अब आगे हमारे प्रोटीन की नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, अब रिजॉल्विंग जेल उनको अच्छे से सेपरेट कर सकता है। तो स्टैकिंग जेल ने उसको एक हॉरिजॉन्टल जोन में जो है वो स्टैक कर दिया। जैसे ही ये रिजॉल्विंग जेल में एंटर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट मोबिलिटी से ये मूव करेंगे क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो है वो
स्लोली मूव कर सकते हैं, कुछ फास्ट मूव कर सकते हैं जो स्मॉल साइज के होंगे, तो इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी। तो अब रिजॉल्विंग जेल जो है सेपरेट करेगा प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो हम अगर हम सिंपली देखें तो इसका मेन पर्पज क्या है, स्टैकिंग जेल का मेन पर्पज ही ये है, बाकी जो सेपरेशन है वो रिजॉल्विंग जेल में हो रही है, पोर साइज कम है तो ये स्मॉलर डिफरेंस भी होगा प्रोटीन का, उनको भी सेपरेट कर सकता है। स्टैकिंग जेल का मेन पर्पज था कि सबको एक लाइन में लेके आना, हॉरिजॉन्टल जोन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन, ताकि वो एक टाइम पे जो है वो रन कर सके रिजॉल्विंग जेल में, जैसे एथलीट्स का केस होता है। ठीक है, रनिंग करेंगे तो एक लाइन में उनका प्रॉपर आना जो है वो जरूरी होता है, तो फिर ये नेक्स्ट जो है और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग जो है हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसीजर अबाउट द एसडीएस पेज। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग, and so that whenever I will upload you will get the notification. Thanks.